Dear students, in this lecture we have to study about the harmonics and overtones. These are very important points which we have to discuss. When a string or an air column is set into the vibrations by some means, the waves are reflected from ends of the stationary. Waves can be formed. जैसे कोई स्ट्रिंग है, उसको हमने दो फिक्स्ड पॉइंट पर दो पॉइंट्स के ऊपर हमने फिक्स कर दिया। इसके फ्री एंड को दो पॉइंट्स के ऊपर हमने फिक्स किया और इसको स्ट्रेच किया। यहाँ पे कहीं पे अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो इसमें एक्चुअली क्या होगा, प्रोग्रेसिव वेव का फॉर्मेशन होगा और यही प्रोग्रेसिव वेव इस फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगी और इसमें स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से एयर कॉलम है, पाइप के अंदर कोई पाइप है, वो पाइप एक एंड से क्लोज हो सकता है, दोनों एंड से क्लोज हो सकता है, पाइप एक एंड से क्लोज हो सकता है या फिर दोनों एंड से ओपन हो सकता है। तो पाइप के अंदर अगर हम किसी तरीके से स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं और उसमें हम ये देखेंगे हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स का किसको बोलते हैं। तो an important condition to form the stationary waves depends on the boundary conditions that constrain the possible wavelengths and the frequency of vibration of the system. तो now मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे दिया, you can understand this example. This is a string. यह एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को के फ्री एंड्स को हमने दो फिक्स्ड पॉइंट पे फिक्स कर दिया, यहां और यहां। अब हमने क्या किया कि इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, डिस्टर्ब किया, ऊपर की तरफ खींचा और छोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस होगी जिसको हम ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। अगर हमने परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस किया तो यही जब रिफ्लेक्ट होगी दूसरे एंड से तो ये दोनों वेव सुपर पोजिशन की वजह से स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, हियर विल बी द स्टेशनरी वेव, बट देयर आर फ्यू बाउंड्री कंडीशंस टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव्स। और वह बाउंड्री कंडीशंस क्या है? बाउंड्री कंडीशन ये है कि फिक्स्ड एंड पे नोड का फॉर्मेशन होगा। फिक्स्ड एंड पे क्या बनेगा? नोड बनेगा। तो यहाँ पे दो फिक्स्ड एंड है, एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। तो यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ पे भी नोड बनेगा। तो हियर विल बी नोड एंड हियर विल बी नोड, बट यू नो दैट इन द स्टेशनरी वेव the distance between any two consecutive nodes, जिसे मान लीजिए कि ये नोड है और ये नोड है, तो इन दोनों नोड्स के बीच में कम से कम एक एंटी नोड तो बनेगा। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक नोड ये बना, दूसरा नोड ये बना, दूसरा नोड ये बना। तो अगर ऐसा है तो फिर बीच में क्या होगा, दो एंटी नोड्स बनेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जिसमें हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया और जब हम इसमें स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होगा तो बाउंड्री कंडीशन ये है कि नोड विल बी प्रोड्यूस्ड एट द फिक्स्ड एंड। यहां पे नोड बनेगा और यहां पे नोड बनेगा। तो इट मे बी लाइक दिस, दिस इज ए स्टेशनरी वेव। तो एक नोड यहां बना, दूसरा नोड यहां बना। दिस इज पॉसिबल। इसीलिए हम कहते हैं कि एन इंपॉर्टेंट कंडीशन टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव्स डिपेंड ऑन द बाउंड्री कंडीशंस दैट कंस्ट्रेन द पॉसिबल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द सिस्टम। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, इस तरह की सिचुएशन होगी, मतलब एक लूप बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा भी हो सकता है, हमने ये नहीं कहा कि बाउंड्री कंडीशन में कि सिर्फ एक ही एंटी नोड बनेगा इन दोनों फिक्स्ड एंड के बीच,
हमने सिर्फ ये कहा बाउंड्री कंडीशन ये है कि फिक्स्ड एंड पे नोड बनेगा, दूसरे फिक्स्ड एंड पे भी नोड बनेगा। तो एक नोड बन गया, दूसरा नोड ये भी बन सकता है। तो इस सिचुएशन में दो लूप्स भी बन सकते हैं। ये भी पॉसिबल है, यहां नोड बनेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा लूप्स बनेंगे, 3 लूप्स भी बन सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर मे बी 1 लूप बिटवीन द फिक्स्ड एंड, there may be 2 loops, there may be 3 loops, there may be 4 loops, there may be 5 loops, a number of loops may be. So therefore there is a different possibilities. The possibility is here the frequency will be different, here the frequency will be different, here the frequency will be different. These are possible frequencies. So now suppose that the possible frequencies of vibration of the string are air column in which the stationary waves are produced. तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन का वो n है। मान लीजिए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितना है, n है। तो उससे हायर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मल्टीपल में आएगा। ऐसा नहीं है कि n के बाद से 0.5n आएगा या 0.1n आएगा, ऐसा नहीं होगा। n है उसके बाद से उसके मल्टीपल में आएगा, 2n फ्रीक्वेंसी मिली। और नेक्स्ट हायर मोड में 3n फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मिला, और नेक्स्ट हायर मोड में 4n फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। इसी तरह से 5n फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। ये डिपेंड करेगा उस सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर कि उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है। ये भी हो सकता है n मिलेगा, 2n मिलेगा, 3n मिलेगा, 4n, 5। ओके, n मींस दिस इज द सिंपलेस्ट frequency of vibration, this is the lowest frequency of vibration, this is possible next higher mode of vibration में ये उससे higher mode of vibration में frequency मिली, ये उसके higher mode of vibration में frequency मिली। इस तरह से higher modes of vibrations में frequency change होती गई, increase होती गई। लेकिन ये जो increase होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ 1n है तो ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स आएगा, 6 टाइम आएगा, 7 टाइम आएगा, इस तरह से होगा। ये भी हो सकता है, इट मे बी आल्सो पॉसिबल कि हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन n मिला, n के बाद से ये एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन में, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। हो सकता है इसके बाद मिले हमको 3n, इट इज पॉसिबल इसके बाद हमको मिलता है 5n, इसके बाद मिलता है 7n, ये भी पॉसिबल है। तो हम यहाँ डिस्कस क्या करना चाहते हैं कि हम हार्मोनिक्स किसको कहते हैं। तो ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम, ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम आर नोन एज हार्मोनिक्स। जितने पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन होंगे उस सिस्टम के अंदर उनको हम कहेंगे हार्मोनिक्स। तो मान लीजिए कि इस सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन में हमको फ्रीक्वेंसी मिला n, 2n, 3n, 4n, 5, तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक्स बोलेंगे। और अगर हमारे सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी मिला n, 3n, 5n, 7n एंड सो ऑन, तो देयरफॉर हम इसको भी हार्मोनिक्स बोलेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ हार्मोनिक्स में इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ओके, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन in the vibrating system is known as fundamental frequency of vibration। और इसके साथ 1 लगा हुआ है, because you can say this is 1n, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। अब इसके बाद आप देख रहे हैं अगर सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन में इस तरह की फ्रीक्वेंसी आपके हुई तो इसके बाद क्या आ रहा है, 2n आ रहा है। तो 2 क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को इंडिकेट करता है। तो देयरफॉर दिस इज द सेकंड हार्मोनिक, और यहाँ में 3 लगा हुआ है
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीपल है वो 3 है। 3 क्या इंडिकेट करता है? थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फोर्थ हार्मोनिक, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक एंड देन। बट ओवरटोन की बात अगर हम करते हैं तो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है जिसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, एंड नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एग्जिस्टिंग इन द वाइब्रेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। इसको बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। दिस इज फोर्थ ओवरटोन। इस तरह से हम ओवरटोन को काउंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन में जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं वो इस तरह से n है, 3n है, 5n है, 7n है, 9n है, मतलब 8 हार्मोनिक्स हमको मिल रहे हैं। यहाँ इवन हार्मोनिक्स इस सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन में पॉसिबल नहीं है। तो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है इसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। और ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, दिस इज सेवेंथ हार्मोनिक एंड सो ऑन। ओवरटोन कैसे बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से नेक्स्ट हायर जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन, देन सेकेंड ओवरटोन, देन थर्ड ओवरटोन, then fourth overtone. Okay, so these are harmonics and overtones. Now the second point of discussion in this lecture is end correction, and this is a very important point. End correction क्या होता है? When air column vibrates in a pipe closed at one end or open at both the ends. कोई पाइप है जो या तो एक एंड पे क्लोज है या फिर दोनों एंड पे ओपन है। दिस इज ए पाइप। नाउ दिस पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड दिस पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड्स। So here we discuss how the air column vibrates inside the pipe when there is a formation of stationary waves. तो पहला सवाल तो ये है कि हम एयर कॉलम किसको कहेंगे? इस पाइप के अंदर जो एयर है उस एयर को हम कहेंगे एयर कॉलम। तो यहाँ के दोनों में डिफरेंस क्या है? यह जो पाइप है यह एक एंड पे क्लोज है और एक एंड पे ओपन है, और ये जो दूसरा पाइप है यह दोनों ही एंड पे ओपन है। तो when the stationary waves are forms in this pipe, so first we discuss about this pipe which is closed at one end. The boundary condition is, there are several boundary conditions. The boundary condition is the node must be produced at the closed end. Closed end पर क्या बनेगा? नोड ही बनेगा। और नोड क्यों बनेगा? Because this is a fixed end. So therefore the particles of the medium means if there is a air, तो इस एयर के जो पार्टिकल्स हैं यह क्लोज्ड एंड पर फ्री नहीं है वाइब्रेट करने के लिए, मतलब क्लोज्ड एंड पे एयर के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, इसलिए ये फिक्स है। लेकिन ओपन एंड पे एयर के जो पार्टिकल्स हैं वह फ्री है, ज्यादा फ्री है वाइब्रेट करने के लिए, इसलिए क्लोज एंड पर नोड का फॉर्मेशन होगा और ओपन एंड पर एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे पाइप की जो दोनों ही एंड पर ओपन है। इसमें क्या होगा कि ओपन एंड जहां पे है वहां पे एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि जहां पे ओपन एंड है वहां पे पार्टिकल्स ऑफ द एयर आर फ्री टू मूव, फ्री टू वाइब्रेट, देयरफॉर हियर विल बी द एंटी नोड। So now first we discuss about the pipe which is closed at one end and open at another end. You know that this is a stationary wave. This is a stationary wave. यहाँ पे हम कौन से वेव
का की बात करेंगे, ट्रांसवर्स दिखाए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि पाइप के अंदर जब साउंड वेव हम भेजते हैं तो साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल इन द नेचर, देयरफॉर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशन वेव एंड विद द हेल्प ऑफ longitudinal waves you can discuss there is a compression and rarefaction। तो ये जहाँ पे नोड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइब्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे, जहाँ नोड का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे, मतलब लेस फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन है। और उसके बाद थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन जहाँ एंटी नोड बनता है वहाँ पे पार्टिकल ज्यादा लॉन्गर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड के साथ वहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे लेस होगा। तो इस तरह से साउंड वेव्स के साथ होता है। Okay. Now here, according to boundary condition, fixed end पे क्या बनेगा, नोड बनेगा, और ओपन एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन हर हाल में ओपन एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड। तो नाउ लुक हियर, हम सिंपलेस्ट मोड की बात यहां कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इस तरह की सिचुएशन होगी, मतलब क्लोज्ड एंड पे नोड बनेगा और ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा। बट दिस एंटी नोड इज नॉट फॉर्म्स जस्ट एट द बाउंड्री ऑफ दिस पाइप। ये जो पाइप का एंड है यहाँ पे एंटी नोड का फॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं होगा, बट दिस एंटी नोड विल बी फॉर्म लिटिल डिस्टेंस बियॉन्ड द ओपन, थोड़ा सा ऊपर बनेगा। और ऐसा क्यों है, बिकॉज देयर इज अ मोर फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम। यहाँ पे एयर कॉलम ज्यादा आसानी से वाइब्रेट कर सकता है, इसलिए यह जो एंटी नोड बनेगा वह जस्ट इस एंड ऑफ द पाइप पे नहीं बनेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर बनेगा। लेकिन वह डिस्टेंस कितना ऊपर होगा, वह डिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू you know that according to Reynolds, to the first approximation, the end correction at the end is given by E is equal to 0.3D। रेनॉल्ड ने जो अप्रोक्सीमेशन दिया वह कितना था, E is equal to 0.3D। तो यह जो एंटी नोड बनेगा वह थोड़ा सा ऊपर बनेगा, और कितना डिस्टेंस ऊपर बनेगा, 0.3D, वेयर D इज द इनर डायमीटर। D क्या है, पाइप का इनर डायमीटर है। तो देयरफॉर इफ लेंथ ऑफ द पाइप इज L, पाइप की लंबाई कितनी है, L है, तो एयर कॉलम हम किसको बोलेंगे, एयर कॉलम बोलेंगे। यहां जो एंटी नोड बना उस एंटी नोड और यहां जो नोड बना, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो एयर है उसी को हम एयर कॉलम बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम एग्जैक्टली कितना होगा, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम will be equal to, if length of the pipe is L, so therefore L plus E, where E is the end correction, and according to Reynolds approximation, end correction E is equal to 0.3D, where D is the inner diameter of the pipe. So thus we can write this is equal to L plus 0.3D. So this is the exact length
by applying the end correction, and this is the exact length of the air column which can be determined by applying the end correction. Now for a pipe open at both the ends, तो हम end correction कैसे अप्लाई करेंगे? End correction in case for a pipe open at both the ends. Now here in this pipe both the ends are open and the air column inside this pipe is called air column of that pipe. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इन केस अगर स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए कुछ बाउंड्री कंडीशन है, और वो बाउंड्री कंडीशन ये है कि ओपन एंड पर एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ दो ओपन एंड्स हैं, तो सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? तो सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखिए ये स्टेशनरी वेव है, तो एक एंटी नोड बन गया, और उसके बाद जो दूसरा एंटी नोड बनेगा वह इस तरह से हो सकता है, दिस एंटी नोड में भी। बट इट इज पॉसिबल आल्सो दिस एंटी नोड इज प्रोड्यूस्ड हियर and the next एंटी नोड will be here. It is also possible this एंटी नोड will be here and this एंटी नोड will be here. So if this is a situation, then one loop, two loop and half loop will be inside the pipe. तो यहाँ हम बात करेंगे सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की। तो सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? इस तरह की सिचुएशन आएगी। एंटी नोड कहाँ बना? ओपन एंड पे, यहाँ भी ओपन एंड पे। देयर आर टू एंटी नोड्स, बट दीज एंटी नोड्स नॉट फॉर्म्स जस्ट एट द एंड ऑफ दिस पाइप, बट little distance beyond the end of the pipe, because there is a more freedom of vibration of the particles of the air. तो यह एंटी नोड जस्ट इस बाउंड्री पे नहीं बनेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा, एंड अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड अप्रोक्सीमेशन ये कितना हो जाएगा? यह एंड कनेक्शन होगा 0.3 इंटू डी। डी क्या है? इनर डायमीटर ऑफ द पाइप है, और उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी बियॉन्ड होगा इस एंड के, और वह कितना होगा? E इज इक्वल टू 0.3 डी। तो इफ लेंथ ऑफ द पाइप इज L, तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ द एयर कॉलम में बी रिटन एज L इज इक्वल टू L प्लस E। ये मैंने ऐड कर दिया, और इधर भी है, तो देयरफॉर प्लस E, तो टोटल कितना हो जाएगा? L प्लस 2E। तो दिस इज द करेक्टेड लेंथ बाय अप्लाइंग द एंड करेक्शन, and hence by using the end correction we can find the length, corrected length of the air column.